नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। हम आज पढ़ेंगे सौरमंडल, एक क्लास जे जैकबोर्ड क्लास 6 का जियोग्राफी बुक है। अध्याय 1 आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके पहले मैंने हिस्ट्री के बुक को पढ़ाया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जानकर आप देख सकते हैं। जेटेट और झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह। टॉपिक है मेरा सौरमंडल। चलिए शुरुआत करते हैं। सूर्य दिन में चमकता है और अपनी किरणों को चारों ओर बिखेरता है। आपको पता है जब तक सूर्य आसमान में दिखते हैं दिन बना हुआ रहता है, क्योंकि सूर्य की किरण जो है पृथ्वी पर जब आते हैं तो हम लोग को स्पष्ट रूप से सभी चीजें दिखाई देती है। परंतु सूर्यास्त के बाद संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। परंतु जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, सूर्यास्त हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं आसमान में? सूर्य जी की जगह पर छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं को हम देख पाते हैं, जिसमें कुछ में जो है चमकते हैं कुछ, और कुछ धुंधला जैसा दिखाई देता है तथा कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। क्या? तो ये सब चीजें हम लोग कहाँ पर देखते हैं? आसमान में देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। क्या बोल रहा है? इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा भी दिखाई पड़ता है। यह चंद्रमा विभिन्न समय पर अलग अलग आकार का दिखता है। आगे हम समझाएंगे क्या क्या अलग अलग आकार का चंद्रमा कैसे दिखता है उसके बारे में। एक देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देखा जा सकता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। देखिए क्या है, एक हो गया पूर्ण चंद्रमा वाली रात। क्वेश्चन पूछा जाएगा पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद 15 दिनों के पश्चात इन परिस्थिति में बदलाव दिखता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा का काला भाग पृथ्वी की तरफ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग नए चंद्रमा की रात या फिर अमावस कहते हैं। एक नया क्वेश्चन है, नए चंद्रमा की रात हम बोलेंगे किसको? अमावस के दिन को हम बोलेंगे। अब ये सब परिस्थिति जो हम लोग देख पा रहे थे कि प्रतिदिन हम चंद्रमा को देख पाते हैं अलग अलग रूप में, वह कैसा होता है? चलिए उसको देखते हैं एक फिगर के माध्यम से। इस फिगर पर गौर कीजिए। अगर हम फर्स्ट डे देखिए, ये जो पूरी तरह से ब्लैक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अमावस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमावस की रात बोलेंगे। और अमावस की रात को हम किस नाम से जानते हैं? नए चंद्रमा वाली रात। यानी इसके एक दिन बाद नए चंद्रमा दिखने शुरू होंगे। अब बोलोगे सर यहाँ चंद्रमा हमको कहाँ दिख रहा है? तो देखिए हमको चंद्रमा दिखाते हैं कहाँ पर है। ये वाला भाग देखिए, यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है चंद्रमा छोटा सा, ये चंद्रमा हो गया। फिर तीसरे दिन क्या होता है? चंद्रमा का साइज थोड़ा सा बढ़ता है। फिर चौथे दिन चंद्रमा का साइज बढ़ते जाता है। और ये क्या होता है? हर दिन चंद्रमा का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। देखिए हर दिन थोड़ा थोड़ा चंद्रमा का साइज बढ़ते जाता है। लेकिन अब देखिए क्या हुआ है यहाँ पर देखिए 8वें दिन क्या हुआ? आधा चंद्रमा दिखना शुरुआत हो जाता है। उसके बाद फिर चंद्रमा का साइज बढ़ते जाता है, और ये 15वां दिन देखिए, 15 दिन आते ही पूर्ण रूप से हम लोग को चंद्रमा दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्णिमा बोलते हैं। इसके बाद फिर से हो सकता है हम लोग को जो है हर दिन पूरा चंद्रमा जैसा दिखता है, जिससे अगर इसको हम लोग देखेंगे तो लगेगा नहीं पूरा चंद्रमा है, इसको भी देखेंगे लगेगा पूरा चंद्रमा है। लेकिन ये सब छोटा है। यहाँ आगे आप लोगों को क्या लगता है? पूरा चंद्रमा जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पूर्ण चंद्रमा हमेशा 15वें दिन दिखता है, जिस दिन को हम लोग पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? धीरे धीरे ये घटते चला जाता है। ठीक है, देख पाए? आगे आते हैं। अमावस्या की रात में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। अब अमावस्या की रात में अवलोकन की बात क्यों बोल रही है? क्योंकि सोचिए जब सन जो है सो हम लोग को नहीं दिख रहा है, सूर्यास्त के बाद हम लोग को आसमान में छोटे छोटे पिंड दिखते हैं टिमटिमाते हुए। लेकिन जब चंद्रमा पूरी तरह से दिखेगा पूर्णिमा के दिन,
तो उसमें भी तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का लाइट जो है सो हम लोग को दिखेगा। और इसके कारण क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोग पूरी स्पष्ट रूप से तारे को नहीं देख पाएंगे। जो छोटे छोटे पिंड आसमान में दिख रहे हैं उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे। ये कब दिखेगा, जब पूरी तरह से आसमान में कोई भी ज्यादा चमकीला वाला पिंड नहीं हो, जैसे सन हो गया, फिर मून हो गया, ये सब चीज नहीं हो। तब ये कब होगा, अमावस्या के दिन। उस दिन जो है तो चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, पूरी तरह से ब्लैक रहता है आसमान। तो पूरी स्पष्ट रूप से हम लोग क्या देखेंगे, पूरे तारे को, स्टार को हम देख पाएंगे। और इसके अलावा बादल भी नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि हम अमावस्या की रात में अवलोकन तभी हो सकता है जब आसमान साफ हो। ठीक है, आगे हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाले अत्यंत तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुएं दिन में दिखाई नहीं पड़ती है। मैंने क्या बताया कि सन का जो लाइट इतने अधिक हमारे पास आता है, इस लाइट के कारण जो छोटे छोटे पिंड आसमान में दिख रहे हैं वो हम लोग को इसी के लाइट के कारण नहीं दिखता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या स्टार सिर्फ रात में ही निकलते हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं। स्टार हमेशा हमारे आसमान में दिखते रहते हैं, लेकिन दिन के समय सन के लाइट के कारण हम लोग स्टार को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। इसको याद रखेंगे, क्या है, सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसको हम किस नाम से कहते हैं, खगोलीय पिंड हम कहते हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो हम लोग को पता है सूर्य के पास अपना प्रकाश है, सूर्य के पास अपना प्रकाश है जिसको हम खगोलीय पिंड बोल रहे हैं, लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, उसको भी हम लोग खगोलीय पिंड बोल रहे हैं। इस तरह ग्रह को भी हम खगोलीय पिंड बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर 4 ऑप्शन दे करके कि इसमें से खगोलीय पिंड को छाटिए, यानी खगोलीय पिंड का पता लगाइए, तो वहां आप कंफ्यूज मत होना है कि सूर्य के पास तो अपना लाइट होता है तो इसको खगोलीय पिंड में रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इस बात पर जोर दिया। तो आसमान में दिखने वाली सभी वस्तुएं को हम लोग क्या बोलेंगे, खगोलीय पिंड बोलेंगे। जो भी चीजें दिखे, क्षुद्र ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, ग्रह हो गया, तारा, सभी को खगोलीय पिंड बोलेंगे। आगे देखिए, अब एक और गौर करने वाली बातें हैं। हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। हमारा पृथ्वी भी खगोलीय पिंड का भाग है, क्योंकि हमारा पृथ्वी भी एक पिंड ही है तो है। ये सारे खगोलीय पिंड क्रमशः तारे, ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह समूह में बटे हुए हैं। आगे इन सभी का हम लोग विश्लेषण करेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए सभी किसमें खगोलीय पिंड अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे तारा का डिफिनेशन दिया जा रहा है, क्या बोला गया है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। कौन गर्म होगा, जिसके पास अपना लाइट होगा। किसके पास है, तो स्टार के पास अपना लाइट है। और हमारे अर्थ के सबसे नजदीक का स्टार यानी सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो सूर्य है, तो वह गर्म है। ये गैसों से बने होते हैं। कौन, तारा गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश है, अपना उष्मा यानी हीट है और प्रकाश भी है। किसके पास, ग्रह के, स्टार के पास, तारा के पास, जिसे वे उत्सर्जित करते रहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है। कंफ्यूजन तब होता है जब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि बताइए कि अर्थ के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार को, मतलब सूर्य को भूल करके इसके नजदीक के अल्फा सेंटुरी वगैरह पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करने लगते हैं, जो गलत होता है। आगे है, सूर्यास्त के पश्चात रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ये तारे बहुत अधिक दूर होने के कारण अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं तथा हम लोग इसकी उष्मा या प्रकाश को अक्सर महसूस नहीं कर पाते हैं। अब एक सवाल आता है कि सर, जो आसमान में दिख रहे हैं छोटे छोटे स्टार, वो क्या है, तो वह एक तारा है। हो सकता है वह सूर्य से छोटा हो या फिर सूर्य से कई हजार गुना बड़ा भी हो।
असल में वो छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो हम लोग से बहुत दूर में है, इसलिए हम ना तो उसके लाइट को महसूस कर पाते हैं और ना ही उसके ऊष्मा को महसूस कर पाते हैं। लेकिन आसमान में जो दिख रहा है अधिकतर तारे, वह क्या है, मतलब सूर्य के जैसे ही तारे हैं। अब यहाँ पे एक प्रयोग करके दिखाया गया है, इस प्रयोग को आप करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं अपने आकार की अपेक्षा छोटी दिखाई पड़ती है। वही समझाया गया है एग्जाम्पल में कि सूर्य तो हमारे बहुत नजदीक है, इसलिए हम लोग उसको बड़ा देख पाते हैं। लेकिन सूर्य को भी अगर हम पीछे करते जाए अर्थ से, तो ये भी धीरे धीरे क्या होगा, साइज में छोटा होते जाएगा, साइज में छोटा होते जाएगा। और क्या दिखेगा हम लोग को, बहुत छोटा दिखाई देगा सूर्य भी। तो वही बोला गया है कि कुछ वस्तुएं जो मतलब छोटा नहीं रहता है, लेकिन उसको अधिक दूरी पर ले जाते हैं तो वो छोटा दिखने लगता है। उसके बाद अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी काफी छोटा दिखाई देता है। रात्रि के समय देखिए यहाँ पर, रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात के समय में जिसमें आसमान पूरी तरह से साफ होगा, गांव में अभी भी लोग अगर छत पर सोते हैं तो इन चीजों का अनुभव कर पाते हैं। जब आसमान साफ हो, रात के समय आप देखेंगे आसमान में तो तारे बहुत सारे दिखते हैं आपको, और अलग अलग आकृति बनाता है। आकृति को आप लोग को पहचानना है, अलग अलग आकृति दिखाता है। उसको हम किस नाम से जानते हैं, नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि तारों के समूह को हम से बने आकृतियों को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। बहुत आसानी से पहचाने जाने योग्य नक्षत्र मंडल में कौन कौन से हैं, एक है लिटिल बियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्त ऋषि। सप्त यानी 7 ऋषि संत हैं, उसमें हम लोग मान लिए हैं अपने पुरानी कथाओं के अनुसार से। जब हमने स्टार में देखा 7 चमकीले तारों को हमने देखा, उसको हमने 7 ऋषि का नाम दे दिया। जिसको किस नाम से और जाना जाता है, तो उसको लिटिल बियर के नाम से जाना जाता है। किसको, इस नक्षत्र मंडल को, इस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को। ठीक है, आगे। यह तारे, यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर या बिग बियर का भाग है। ठीक, ये जो सप्तऋषि यानी लिटिल बियर आप दिख रहा है, ये किस नक्षत्र मंडल का भाग है, तो एक बड़ा नक्षत्र मंडल है उर्सा मेजर या बिग बियर, उसका भाग है ये। ठीक, अब आगे है। प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन समय में ना तो घड़ी था ना मोबाइल था, तो दिशा का निर्धारण कैसे करते थे हम लोग, कैसे करते होंगे हम लोग, तो बताया गया है कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता है। इसे हम ध्रुव तारा भी कहा जाता है, यानी पोल स्टार भी कहते हैं। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है, हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखता है। तो प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, ध्रुव तारा को देख करके, क्योंकि वो आसमान का सबसे चमकीला तारा दिखता है, उसको देख करके ही हम अंदाजा लगा लेते थे कि उत्तर दिशा किस साइड है। देखिए यहाँ पे एक बच्ची का दिख रहा है, सप्त ऋषि एवं ध्रुव तारा को देख रहे हैं। देखिए 7 ऋषि का समूह, 2 4 5 6 7 ऋषि, और ध्रुव तारा यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, इसे दिशा का अंदाजा लगाता था। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति का जान सकते हैं। नक्षत्र पढ़ने वाले यानी जो तारा पढ़ने वाले लोग हैं, वो इसको आसानी से पहचान सकते हैं। हम लोग को सिर्फ वो ध्यान से देख लेना है। क्या होता है देखने के लिए, देखिए इन सप्त ऋषि के 2 तारों को मिला करके आगे देखने पर यहाँ पे ध्रुव तारा दिख जाता था। इससे हम पता लगा सकते थे कि उत्तर दिशा किधर है। और कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। अब यहाँ पे बात आ रहा है, अभी जो हमने पढ़ा खगोलीय पिंड जिसमें ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तारा के नाम से जानते हैं। लेकिन बोला जा रहा है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होने के साथ साथ सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। किसके बारे में बोला जा रहा है, तो यह खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है और ना ही जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है और ना ही ऊष्मा होती है, वह क्या करते हैं, वो तारा के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रह के नाम से जानते हैं।
ठीक है। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लेनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा प्लेनाइट शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला होता है। ग्रह को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं हम लोग? प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है परिभ्रमक, और जो इसका मतलब चारों ओर घूमने वाला होता है। अब आया चैप्टर हम लोग का है सौरमंडल। यहां तक पढ़ाने के बाद अब सौरमंडल के बारे में समझते हैं कि सौरमंडल आखिर होता क्या है। तो सौरमंडल पर हम लोग ध्यान देंगे। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सौर परिवार कहते हैं। जिसका सौर परिवार का मुखिया क्या होता है? सूर्य होता है। क्या बोला गया है? सूर्य हो गया, इसके अलावा 8 ग्रह जो हैं, इसके 8 ग्रह के जितने उपग्रह हैं तथा अन्य खगोलीय पिंड जो भी है, जिसको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं, इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सौर परिवार कहते हैं। और सूर्य परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से ही प्रकाशित हो रहा है। इसके अलावा ये सभी चीजें सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही सूर्य के चारों ओर बंधे हुए हैं। इस तरह से आप समझिए, आपके दादाजी हैं, दादाजी के चलिए 2 बेटे हुए, दोनों बेटे यानी आपके पापा और चाचा। अब क्या होगा? उनके भी कुछ बच्चे होंगे। अब आपके पापा के नाती पोते होंगे, तो क्या होगा? इनकी सभी फैमिलियों का मुखिया कौन होगा? आपके दादाजी होंगे। यानी सारे परिवार को हम लोग अलग नाम देते हैं, जैसे एक हो जाता है मंडल परिवार, मिश्रा परिवार, अलग कुछ भी नाम हम लोग दे देते हैं। उसी तरह से सौरमंडल हो गया, यानी सौर परिवार हो गया। अब सबसे पहले हम मुखिया, तो मुखिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? सूर्य है। क्वेश्चन है, सूर्य परिवार का मुखिया किसको बोला जाता है? सूर्य को बोला जाता है। सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है, यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सूर्य है, और ये मतलब बहुत बड़ा है। और ये कहाँ पर है? तो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा है। याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा है। हम जब अर्थ पर खड़े होते हैं तो हम लोग को लगता है कि अर्थ कितना बड़ा है। अब सोचो, सूर्य जो है अर्थ से 109 गुना इसका व्यास अधिक है, तो कितना बड़ा होगा। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या करता है? पूरे सौर मंडल को बांधे रखता है सभी को। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है, परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्या बोला गया है कि सूर्य क्या करता है? पूरे सभी जितने सूर्यमंडल के परिवार के जितने भी सदस्य सबको अपने गुरुत्वाकर्षण बल से बांधे रखते हैं। अगर बात आ रहा है पृथ्वी का, तो पृथ्वी पर जो है हम सूर्य का तेज ऊष्मा का महसूस नहीं कर पाते हैं, जितना तेज ऊष्मा का महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर हम लोग होने के कारण इसको महसूस नहीं कर पाते हैं। सूर्य से नजदीक कर बात करें तो बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ऊष्मा को महसूस हम लोग कर पाते अगर हम वहां पर होते तो। अब क्वेश्चन है कि बताओ सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना है? तो यहाँ पर बता दिया गया है, सूर्य से पृथ्वी का दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। ये एग्जैक्ट 14 करोड़ 90 लाख लगभग है, जिसमें 90 लाख कुछ है, जिसको हम लोग 15 करोड़ के रूप में मानते हैं। अब है जानने योग्य बातें। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग, मात्र 2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर पहुंचती है। सोचिए कितना बड़ा बात है। सूर्य से जितना ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है, निकल रहा है, अगर उसको हम 2 करोड़ भाग में बांटा जाए तो उसका 2 करोड़वां भाग में से 1 भाग हम लोग के पास ही पहुंचता है पृथ्वी पर। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 80% ही वायुमंडल को गर्म करने के काम में आता है, शेष ऊर्जा अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। अब क्या बोल रहा है कि सूर्य जितना भी ऊष्मा हमारी पृथ्वी पर भेज रहा है, उसमें से जो 48% है वो क्या करता है? वो वायुमंडल को गर्म कर देता है। जो भी वायुमंडल में आपको दिख रहा है गैस, सबको गर्म कर देता है। बाकी क्या करता है? वो गैस आने के बाद यहाँ
गैस से टकराने कर क्या होता है, उत्सर्जित होकर के वापस वायुमंडल में पहुंच जाता है, परावर्तित होकर के, सॉरी उत्सर्जित नहीं, परावर्तित होकर फिर वापस चले जाता है वायुमंडल में। अर्थ से टकरा करके फिर क्या होता है, बाहर चला जाता है। सोचो, इसीलिए हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होगा, जब सन का लाइट अंदर आया और अगर हमारे वायुमंडल में CO2 गैस अधिक मात्रा में हो जाए तो क्या होगा, वायुमंडल में वो चादर की तरह बिछ जाएगा। तो जो लाइट अंदर आ रहा है वो बाहर जा नहीं पाएगा, और जब बाहर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर अर्थ पर बहुत ज्यादा हीट होने चालू हो जाएगा और सारे बर्फ क्या होंगे, पिघल जाएंगे। आगे देखिए फिगर बना हुआ है सौर मंडल में, सौर मंडल का देखिए केंद्र में कौन है, सूर्य है, हाफ फिगर है एक साइड। अब सबसे नजदीकी ग्रह जो दिख रहा है ये बुध ग्रह देखिए यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा है, दूसरा देखिए ये है शुक्र ग्रह। तीसरे में हम लोग कौन सा आते हैं, अर्थ आते हैं, यानी पृथ्वी, फिर है मंगल ग्रह, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है यूरेनस। ये याद रखेंगे सीक्वेंस के साथ, ठीक है, सीक्वेंस के साथ आपको याद रखना है सभी का नाम। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे नजदीकी ग्रह बुध है सूर्य के, फिर दूसरा में है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर यूरेनस। देखिए यहाँ पर क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है यहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए क्षुद्र ग्रह की पट्टी अधिकतर मात्रा में किन दो ग्रहों के बीच है, तो मंगल ग्रह और फिर बृहस्पति ग्रह के बीच में है। सूर्य ऊर्जा की शक्तिशाली भंडार है, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है। किसमें, सूर्य में। कौन कौन से गैस है, तो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस का विशाल भंडार है। अभी हमने तारा के बारे में पढ़ा, सौरमंडल में सूर्य के बारे में, उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होता है, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून है। आकार के अनुसार ग्रह का सबसे छोटा सा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह और छोटा क्रम इस प्रकार है। अब है सबसे पहले जो दूरी के आधार पर हमने समझा, सूर्य से दूरी के अनुसार से जो ग्रह है उसको समझा। अब क्वेश्चन है कि आकार के अनुसार, आकार के अनुसार ग्रह का सबसे बड़े से छोटा क्रम किस प्रकार होगा, तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह जो होगा वो होगा बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ये हो गया आकार के रूप में, यानी बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, फिर उसके बाद शनि आएगा, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर पृथ्वी। सबसे छोटा ग्रह बुध होगा, किसमें, आकार के रूप में। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा। अगर पूछा जाए पृथ्वी का कर्म कौन सा होगा, तो पृथ्वी का कर्म हो जाएगा 5वां, ठीक है, आकार में और दूरी में तीसरा। अब आगे है, अब आगे है ग्रहों को आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह में बांटा जाता है, बांटा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं, ये सूर्य से नजदीक है। देखिए आंतरिक ग्रह किसको किसको रखा गया, तो ये चारों ग्रह को, मंगल तक देखिए आप, बुध ग्रह हो गया, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है इसको आंतरिक ग्रह रखे गए हैं क्योंकि सूर्य से बहुत नजदीक है। और बाकी जो 3 ग्रह जो दिख रहा है ये बाह्य ग्रह के रूप में बांटा गया है इसको। आकार में छोटे तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी है। और ये देखिए क्या बड़ा बात है कि ये आकार में छोटे तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी है। कौन कौन से ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है उसको आंतरिक ग्रह में रखा गया है। इसके अलावा ये सूर्य के नजदीक है इसलिए इसको आंतरिक में रखा गया है। और ये सभी चीजें छोटे हैं आकार में लेकिन चट्टान से बने हुए हैं, मिट्टी से, चट्टान से बने हुए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे आ गया कौन कौन से ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह है। कितने ग्रह हैं, 4 ग्रह जो है बाह्य ग्रह है। ये सूर्य से दूर स्थित है, आकार में बड़े हैं तथा गैस से बने होने के कारण हल्के हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, ऑप्शन दे करके, 4 ऑप्शन दे करके, इन चारों ऑप्शन में से एक हटा करके अगर यहाँ पे डाल दिया जाए शुक्र को और क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा ग्रह आंतरिक बाह्य ग्रह नहीं है, पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ग्रह जो है गैस से नहीं बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है। आगे
सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। इस तरह समझिए। अगर यहाँ पर हम सन को रखते हैं, सन को, तो क्या होगा, सन के चारों तरफ ग्रह क्या हो रहा है, इस तरह से घूम रहा है, एक ही पाथ पर घूम रहा है, लगातार एक ही पाथ पर घूमे जा रहा है, एक ही पाथ पर घूमे जा रहा है। ऐसा नहीं कि जीग जैग हो, ऐसा हम लोग को लगेगा कि नहीं ये घूम रहा है तो इस तरह से घूम रहा है, ऐसा नहीं घूम रहा है, ये गलत है। किस तरह से घूम रहा है, तो ये घूम रहा है एक ही पाथ पर घूमे जा रहा है, वही बोला गया है। ठीक है। और जिसको हम क्या बोलेंगे, कक्षा कहते हैं। किसका, जिस ग्रह के बारे में हम बात करेंगे, पृथ्वी का बात करेंगे पृथ्वी की कक्षा, बुध का बात करेंगे बुध की कक्षा, बृहस्पति का बात करेंगे बृहस्पति की कक्षा। अब आता है बुध। बुध ग्रह है और ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। बुध का जो कक्षा है वह सन के चारों ओर एक चक्कर सिर्फ 88 दिन में लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि सूर्य के बहुत करीब है, बहुत नजदीक है, इसलिए इसकी कक्षा बहुत छोटी है और ये आराम से चक्कर लगा लेते हैं। जानने योग्य कुछ बातें हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोनस है, जो मंगल ग्रह पर अवस्थित है। अगर पृथ्वी का बात करें सबसे ऊंचा पर्वत, तो हम लोग एवरेस्ट की चोटी बोलते हैं। लेकिन अगर पूरे सौर मंडल का बात करें, तो सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो होगा ओलंपस मोन्स, जो कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है। आगे है शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। ये हमारा सेकेंड जो है नजदीक है अर्थ का, सन का। तो सूर्य से दूरी के अनुसार यह दूसरा ग्रह है। ये आकार की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं आकार में भी, दूरी में। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। यह ग्रह सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है, इसलिए इसे सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में किसको बोला जाता है, तो होगा शुक्र बोला जाएगा। सबसे गर्म ग्रह किसको बोलेंगे हम, तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र हो गया। सूर्यास्त और सुबह का तारा और शाम का तारा किसको बोलेंगे, तो वो भी हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा। आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है, तो ये भी शुक्र हो जाएगा। सबसे ज्यादा ग्रह गर्म होने का कारण यहाँ पर ये है कि ये सूर्य के सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक तो बुध है, वहां के सभी जितने भी गर्मी के कारण जो भी गैस थे वो खत्म हो गए। तो उसके बाद शुक्र है, इसलिए वो ज्यादा गर्म है। ठीक, आगे आते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। समझ रहे हैं, मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड ज्यादा होने के कारण लाल ग्रह लाल जैसा दिखता है, जिसलिए इसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, लाल ग्रह रखते हैं। यह पृथ्वी का लगभग आधा है और ये चौथा दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। और यहाँ पर जो इसका घूर्णन काल है, मौसम चक्र जो है वो पृथ्वी के जैसा है, इसीलिए हम लोग संभावना तलाशते हैं कि पृथ्वी पर अगर कुछ ऊंच नीच हो तो हम लोग अपना घर कहाँ पर बसा सकते हैं, मंगल पर बसा सकते हैं। इसीलिए वहां पर पानी हो गया, वायुमंडल की खोज करने के लिए क्या किए हैं, हम लोग रोबोट वगैरह भेजते रहते हैं, अपने सैटेलाइट को वहां पर भेजते हैं। हाँ, अगला पढ़ते हैं बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह पांचवा ग्रह है। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा ग्रह है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह है। इसकी संख्या 67 है। नहीं, ये गलत है, इसको हम समझाते हैं। ये क्या है, इसको आप आज नहीं रखेंगे। अभी के अनुसार ये जिस समय बाकी ग्रहों के उपग्रह की खोज सही से नहीं हो पाई थी, उस समय का ये डाटा है। अभी क्या है हम बता देते हैं। अभी
सबसे अधिक ग्रह जो है शनि का है। इसका बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं और शनि के जो उपग्रह हैं वो कितने हैं? तो शनि के उपग्रह लगभग 146 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शनि ग्रह। आगे है मेरा शनि। शनि पढ़ते हैं। यह सौर मंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह छठा ग्रह है। यह सौर मंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के उपग्रह जो है लगभग 146 हैं। इसमें टाइटन सबसे बड़ा है। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन से और 25% हीलियम से हुई है। जल, मीथेन, अमोनिया तथा पत्थर बर्फ के रूप में यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्या? शनि जो है सबसे चमकीला ग्रह, यानी चारों ओर चमकीला छल्ला बना हुआ रहता है। आप जब भी देखेंगे शनि ग्रह के चारों ओर चमकीला छल्ला ऐसे बना रहता है। असल में वो बर्फ का जो है सो एक ग्रुप चारों तरफ से चक्कर लगाते रहता है, जिसपे जब लाइट पड़ता है तो हम लोग को चमकता हुआ दिखाई देता है। और वह सूर्य से दूरी के अनुसार ये छठा ग्रह है। लेकिन अगर बड़ा में बात करें साइज के अनुसार तो बृहस्पति के बाद शनि है। लेकिन उपग्रह का अगर बात करें तो उपग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शनि हो जाएगा। इसके पास 146 उपग्रह है, सैटेलाइट है। अब है उरेनस। उरेनस पर बात करते हैं। उरेनस के चारों ओर छल्ला है। इसके पास भी छल्ला है शनि के अलावा। सूर्य से दूरी के अनुसार सातवां ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। विलियम हर्शल ने उरेनस की खोज की थी। याद है? विलियम हर्शल ने उरेनस की खोज की थी। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला पर आते हैं नेपच्यून। यह आकार और बनावट में उरेनस के समान है। आकार की दृष्टि में यह चौथा बड़ा ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक मतलब ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए एन खगोलीय पिंड सीरीज तथा प्लूटो बोने ग्रह है, उसको ग्रह के लिस्ट से हटा दिया था। इसका रीजन क्या है आप ये समझिए। नेपच्यून का बोला गया पहले चौथा सबसे बड़ा ग्रह है जो यूरेनस जैसा दिखता है। इसके बाद प्लूटो की बात आए, प्लूटो का बात आए यहाँ पर। ये पहले हम लोग 9 ग्रह मानते थे, प्लूटो को भी ग्रह के रूप में हम मानते थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन जो है उसने अगस्त 2006 में एक मीटिंग किया जिसमें उसने सीरीज और प्लूटो को ग्रह के लिस्ट से हटाकर किस में डाल दिया? बोने ग्रह के रूप में डाल दिया। इसका रीजन क्या था हम बताते हैं। असल में अभी हमने पढ़ा कि सभी की जितने भी ग्रह हैं सभी की एक कक्षा होती है, सभी की एक कक्षा होती है और वो अपने कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। अगर हम यहाँ बात करें प्लूटो का, प्लूटो के चारों तरफ जो कक्षा थी, प्लूटो जो है वो अपनी कक्षा में जो चक्कर लगा रहा था एक जगह पे चक्कर नहीं लगा करके कभी दूसरे की कक्षाओं में भी जो है सो चले जाते थे। जैसे यहाँ पर अगर नेपच्यून का कक्षा है तो ये क्या कर रहा है? नेपच्यून के कक्षा में भी जाकर के इधर घूम जाते थे कभी। इसीलिए इसको एक सही कक्षा नहीं होने के कारण इसको क्या किया गया? इसको ग्रह के रूप से हटा दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं। अब आता है पृथ्वी, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। यह सबसे खूबसूरत ग्रह है हम लोग के सौरमंडल का। आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ये आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी होगा। मतलब आंतरिक ग्रह में कौन कौन थे? बुध था, शुक्र था, मंगल और पृथ्वी था। तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? पृथ्वी हो गया। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण इसके आकार को भू आभ कहते हैं। लेकिन भू आभ का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी के समान आकार। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, मतलब जो पृथ्वी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में यहाँ पर क्या है? थोड़ा सा चपटा है, दोनों साइड थोड़ा चपटा है, पूरी तरह से गोल नहीं है, जिसको हम किस नाम से बोल रहे हैं? भू आभ के नाम से बात कर रहे हैं। अब है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है।
अभी तक जो खोजा गया है उसमें हमको क्या पता है कि जो भी जीवन की मूलभूत इकाइयां हैं सभी कहाँ पर है, पृथ्वी पर है। किसी और ग्रह पर अभी तक हम लोग को नहीं पता चला है, न तो किसी ग्रह के उपग्रह पर पता चला है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपलब्ध है यहाँ पर, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। ठीक, अंतरिक्ष से दिखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह का बात आया तो मंगल ग्रह हो गया। नीला ग्रह में कौन सा आएगा, पृथ्वी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करीब 75% जो है सो यहाँ पर पानी होने के कारण पृथ्वी पर लगभग हम क्या मानते हैं, आसमान से देखने पर ये नीला दिखाई देता है पानी होने के कारण, इसलिए इसको नाम नीला ग्रह रख दिए हैं। अब आता है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। जितना पृथ्वी का व्यास है उसका 1/4 जो है वो चंद्रमा का व्यास है, और पृथ्वी से 109 गुना जो है वो सूर्य का व्यास है अधिक। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। दूसरे जो खगोलीय पिंड हम लोग को देख पा रहे हैं वो हम लोग से बहुत दूर है, लेकिन चंद्रमा हम लोग के बहुत नजदीक है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है छोटा होने के बाद भी। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। ये दूरी पूछा जाता है, याद रखेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। दो बातें यहाँ पर है। पहला बात यहाँ पर यह है कि ये हो गया अर्थ, ये हो गया मेरा अर्थ हो गया, अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ चंद्रमा जो है ये कितने दिनों में एक चक्कर लगाता है, तो ये 27 डे में एक चक्कर लगाता है। जैसे चंद्रमा यहाँ चालू किया, घूमता गया, कितने दिनों में पहुंचेंगे, यहाँ तक आकर के 27 डे में पहुंचेंगे। पहला हो गया। दूसरा बात क्या था, अपने एच पर भी जो ये 27 डे में चक्कर लगाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए चांद है, ये हो गया मून। ठीक है, अगर यहाँ पर मून यहाँ से घूमना चालू करे अपना, ये मून अभी यहाँ फर्स्ट डे यहाँ पे ये मून का ये क्षेत्र यहाँ दिख रहा है, सेकंड डे यहाँ, तीसरा दिन यहाँ, इस तरह से घूमते अगर जाए तो मून अपना ही चारों तरफ का चक्कर वो 27 डे में लगाता है। दो बातें हो गई। पहला ये कि मून पृथ्वी के चारों तरफ 27 डे में चक्कर लगाता है। दूसरा, मून खुद का अपना चक्कर पूरा करने में 27 डे लगा देता है। ठीक है, दो बातें हो गई। अब है, इस कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक, चंद्रमा हमारे निवास के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा पर हम लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो भी चीजें हम लोग को चाहिए वो चंद्रमा पर उपस्थित नहीं है। हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, नहीं है वहां पर, पानी चाहिए, नहीं है वहां पर। ठीक, यहाँ ना पानी है ना वायु है। इसकी सतह पर पत्थर, पर्वत, पत्थर एवं गड्ढे हैं। ये चंद्रमा की सतह पर छाये बनाते हैं। पृथ्वी पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा सूर्य की किरणों को ही पृथ्वी पर प्रवर्तित करता है, जिस कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है। होता यह है, रात में जब हम लोग आसमान में चंद्रमा देखते हैं, उस दिन देखना आपको पृथ्वी पर भी जो है लाइट जैसा महसूस होगा, आपको लाइट दिखेगा। पूर्णिमा के दिन तो पूरी तरह से अधिक चीजें हम लोग देख पाते हैं दूर दूर तक। तो चंद्रमा के पास तो अपना लाइट है नहीं, तो फिर आता कैसे है लाइट वहां पर? तो इसके कोई कारण है, यहाँ पे बताया गया है कि देखिए ये सन है, सन है। सन का लाइट जब चंद्रमा पर पड़ता है, सन का लाइट चंद्रमा पर आया, चंद्रमा पर पड़ा, ये क्या हुआ, यहाँ आने के बाद ये लाइट को परावर्तित करके कहाँ पर भेज देता है, अर्थ पर भेज देता है। ठीक है, परावर्तित होकर के अर्थ पर आ जाता है। इसी लाइट जब अर्थ पे टकराता है तो हम लोग आंख पे आता है, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अपने अर्थ पे लाइट महसूस कर सकते हैं, देख पाते हैं। सिंपल सा फंडा है। अब है ग्रहण, अब है ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इक्लिप्स बोलते हैं। क्या होता है ग्रहण? खगोलीय घटना है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की परिक्रमण अवस्था के कारण ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया चंद्र ग्रहण, दूसरा हो गया सूर्य ग्रहण।
इसको समझते हैं। बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को, कंफ्यूज हो जाते हैं इसके लिए। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिसके कारण चंद्रमा का छाया वाला भाग दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा के दिन होता है। दो क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन कि बताइए चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है, तो पहला होगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। ठीक, अब इसके कारण बताते हैं क्या होता है चंद्र ग्रहण का। देखिए रीजन देखिए चंद्र ग्रहण का, ये सन है, सन दिख रहा है। ये मून जो है ये क्या करता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपने एक पाथ पर। ठीक, अब कंडीशन क्या होता है, कभी कभी सन और मून के बीच में चक्कर लगाते, इसमें कौन आ जाता है, अर्थ आ जाता है। तो जो लाइट पड़ रहा है चंद्रमा पर जाना चाहिए, जो लाइट, वो असल में कहाँ जा रहा है, ये देखिए जो लाइट चंद्रमा पर जाना चाहिए वो कहाँ, इसको कौन, अर्थ क्या करता है, रोक लेता है। अर्थ क्या करता है, रोक लेता है। अब आधा भाग देखिए जो यहाँ पर दिन होता है अर्थ पर, वो तो लाइट यहाँ दिख रहा है, लेकिन दूसरे साइड जहाँ लाइट नहीं जाता वहां पे तो रात होता है, हम लोग को पता है। और यही छाया वाला भाग कहाँ पड़ रहा है, चंद्रमा पर पड़ रहा है। तो ये जब छाया वाला चंद्रमा पर पड़ रहा है तो ये हम लोग को दिखाई देना बंद पड़ जाता है, नहीं दिखता है। जबकि पूर्णिमा के दिन क्या होना चाहिए, पूर्णिमा के दिन हम लोग को चंद्रमा पूरी तरह से आकाश में दिखना चाहिए, और इसी छाया के कारण ये नहीं दिखता है। लेकिन क्या होता है, समय के साथ चंद्रमा यहाँ पर था तो पूरी तरह से नहीं दिख रहा था, जब आगे आएंगे तो चंद्रमा थोड़ा सा दिखना चालू होगा, आगे आएंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से चंद्रमा दिखने लगता है, पूरी तरह से दिखने लगता है, क्योंकि अर्थ का जो छाया था वो पूरी तरह से हट गया। तो चंद्रग्रहण कुछ समय तक ही रहता है, क्योंकि अर्थ जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो दोनों विपरीत तरह से चक्कर लगा रहे हैं, तो एक जगह पे जो है लगातार नहीं बने रह सकते हैं, इसलिए दूरी गैप बन जाने के कारण जो है चंद्रग्रहण तुरंत हट जाता है। ये हो गया चंद्रग्रहण के बारे में पहला, यानी सूर्य और अर्थ के बीच में पृथ्वी आ जाता है चंद्रग्रहण के दिन। दूसरा है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। अब ये कंडीशन समझिए, हाँ ठीक, आगे जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ जाती है, इसके कारण सूर्य का आंशिक एवं पूर्ण भाग दिखाई नहीं पड़ता, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति अमावस्या के दिन होता है हमेशा। अब कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर जो है घूमते हुए इसी कंडीशन देखिए, यहाँ पहले अर्थ था, पहले मून था, मून घूम रहा था, पृथ्वी आ गया था मून के सामने सूर्य के लिए। अब यहाँ सूर्य के सामने क्या होगा, ये मून आ जाएगा, मून आ जाएगा अर्थ पर। जो लाइट अर्थ पर जाना चाहिए वो नहीं जा करके कहाँ आ रहा है, चंद्रमा पर पड़ रहा है। ये हमेशा दिन में ही होगा, अमावस्या के दिन। तो सूर्य का लाइट पृथ्वी पर आना चाहिए, बीच में जो है मून आ जाने के कारण वो लाइट अर्थ पर नहीं जा पाता है, तो क्या होगा, सन हम लोग को दिखाई नहीं देने लगता है और दिन में ही पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। तो हम इसको किस नाम से बोलते हैं, हम इसको सूर्य ग्रहण के नाम से हम लोग बोलते हैं, सूर्य पर ग्रहण लग गया है। ठीक है, और ये चंद्र ग्रहण जो है हर जगह नहीं दिखता है, क्यों, सोचो जरा, कि इसका जो है सो छाया कितना दूर तक बन सकता है अर्थ पर, कुछ क्षेत्र में हो सकता है इतना क्षेत्र पर बन जाए, हो सकता है इतना क्षेत्र पर बन जाए। तो समझ में आ गया, दो कंडीशन है। पहला हम फिर से बताते हैं, चंद्र ग्रहण जिसको हम लोग लूनर इक्लिप्स बोलते हैं, क्या होता है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, और ये हमेशा चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा के दिन में। दूसरा है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जो है सो चंद्रमा आ जाती है, और ये हमेशा कब होता है, तो अमावस्या के दिन में होता है। एक है जानने योग्य बातें, इस पे चर्चा करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इतना दूर होने के कारण जो है सूर्य का प्रकाश जो है अर्थ पर आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। लेकिन चंद्रमा नजदीक है तो इसका प्रकाश यहाँ पर आने में कितना लगता है, 1.3 सेकेंड का समय लगता है। किसी का प्रकाश, जो सूर्य, देखिए यहाँ पे इस तरह से समझिए, ये सूर्य है, यहाँ पर अगर मून है, यहाँ पे पृथ्वी है, अर्थ है,
ये हो गया मून है। यहाँ से लाइट इसके ऊपर आया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर 1.3 सेकंड में आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सूर्य से अर्थ पर आने में, तो ये लगता है 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब है क्षुद्र ग्रह के बारे में समझते हैं। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों तथा उल्का पिंडों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कितना उपग्रह हो गया, ग्रह हो गया, तारा हो गया, ये सभी चीज हम लोग पढ़ लिए। इसके अलावा बहुत सारे और भी तो पिंड हैं हमारे आकाश में, उसको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो क्या करता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ये आकार में ग्रह से छोटे एवं उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। उल्का पिंड से बड़े होते हैं, ग्रह से छोटे होते हैं। उल्का पिंड भी हमने नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ेंगे आगे। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह का मैंने बताया था, उसमें वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, इसका समझते हैं। क्षुद्र ग्रह का कहाँ, फिगर के पास समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्षुद्र ग्रह कहाँ पर है, देखिए मंगल ग्रह हो गया और बृहस्पति ग्रह हो गया, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। असल में माना जाता है, वैज्ञानिक मानते हैं कि ये जो क्षुद्र ग्रह दिख रहा है, ये ग्रह के ही भाग हैं जो विस्फोट से टूट गए थे और फिर यहाँ अटक गए। कैसे अटक गए, देखिए अगर हम कोई एक का बात करें, कोई एक ग्रह का, एक क्षुद्र ग्रह इसका बात करते हैं, अगर ये इधर जाना चाहता है तो मंगल ग्रह का जो है ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच लेगा। अगर फिर इधर आना चाहता है तो ये क्या कर रहा है, बृहस्पति ग्रह की ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच लेगा। इस कारण ये बीच में क्या होता है, टंगे हुए महसूस करते हैं और ये ग्रह जिधर जा रहे हैं उधर ये चक्कर लगा रहे होते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स का पकड़ कम हो जाने के बाद कारण कभी क्या क्या होता है, क्षुद्र ग्रह जो है अपने पाथ से निकल जाते हैं और कभी इधर जाकर के जुपिटर पर गिर जाते हैं, कभी मंगल पर गिर जाते हैं। आगे आते हैं, अब है उल्का पिंड। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड किसको बोलते हैं, मेट्रॉइड्स को। आकाश में कभी कभी क्या होता है, एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हैं अथवा पृथ्वी पर गिरते कुछ उल्का पिंड दिखाई पड़ते हैं, यानी पिंड दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये समझिए कि अर्थ पर कभी आप देखते होंगे कोई आग जैसा गिर रहा है, असल में वही उल्का पिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आने के बाद घर्षण के कारण उसमें आग लग गया था, उसको हम उल्का पिंड बोलते हैं। उल्काओं को जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, उल्का किसको बोलते हैं, जो हम लोग को गिरते हुए दिख रहा है उसको हम उल्का बोलते हैं, लेकिन उस जल जाने के बाद जो बच गया भाग और पृथ्वी पर गिर गया उसको हम क्या बोलेंगे, उल्का पिंड बोलेंगे। अब एक है आकाश गंगा, जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं। आकाश गंगा है, मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। हम खुले आकाश में देखेंगे तो चारों तरफ आपको स्टार ही स्टार दिखेगा, जिधर भी आप देखेंगे स्टार ही स्टार दिखेगा। ठीक है, एक सफेद पट्टी की तरह, चौड़ी पट्टी की तरह जो है दिखाई देता है। इस लाखों तारों का समूह है, इसको हम क्या बोलेंगे, आकाश गंगा कहते हैं। हमारे सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आने वाला सूर्य भी जो है इसी आकाश गंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन काल में क्या हुआ था, लोगों ने ग्रह स्टार को देख करके किससे तुलना की कि आकाश में एक नदी बह रही है। इस प्रकार का इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश में एक नदी बह रही है, जिस कारण इसका नाम हम लोग आकाश गंगा रख दिए। आकाश गंगा के आकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौर मंडल के चक्र का क्षेत्रफल 1 रुपये के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो इसकी तुलना में आकाश गंगा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 1.5 गुना होगा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब यहाँ एक आकाश गंगा की बात कर रही है कि अगर अपने सौरमंडल को हम 1 रुपया का सिक्का माने
और इसी सिक्कों को जोड़ करके अगर हम पूरे भारत बना दें, पूरे भारत जितना क्षेत्रफल उसमें बिठा दें, तो उसका 1.5 गुना बड़ा जो है हमारा आकाशगंगा है। और इसी तरह की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाए हैं। कर ही रहे हैं एकत्रित, इतना विशाल है। उपग्रह किसको बोलते हैं? सैटेलाइट। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बुध एवं शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है, गलत है ये। यहाँ शनि ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है 146। सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है, जो बृहस्पति का ही उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। अब है कि ये उपग्रह जो खुद से प्राकृतिक रूप से बने हुए थे, लेकिन हम लोगों ने भी क्या किया? उपग्रह का निर्माण किया है, जिसको मानव निर्मित उपग्रह में हम लोग पढ़ेंगे। तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूर संचार एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका आकार ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। हम लोग उपग्रह बनाते हैं कृत्रिम रूप से, उसको हम आसमान में क्या करते हैं? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए छोड़ देते हैं, और वहां से हम लोग क्या करते हैं? संचार माध्यम हो गए, और भी वायुमंडल के बारे में जानकारी एकत्रित करना, सड़क मार्ग के बारे में जानकारी एकत्रित करना, मैप वगैरह के बारे में सारा चीज हम लोग उस उपग्रह से प्राप्त करते हैं। इन उपग्रहों के प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट हो गया, एंडुसेट, IRS इत्यादि है। भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए 2006 ईस्वी में 8 ईस्वी में चंद्रयान प्रथम तथा 2019 में चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण किया था। समझ में आया? 2 और तीसरा भी चंद्रयान 3 भी प्रक्षेपित किया गया था। कब? 2013 में किया गया था, 2023 में किया गया था। इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि सेवाओं के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी इन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। सैन्य प्रयोजन के लिए भी किया जाता है, मतलब इंडिया के बॉर्डर की भी रखवाली हम लोग करते हैं। अपने जो भी बॉर्डर पर एक्टिविटी दिख रहा है उसको फोटो क्लिक करके उपग्रह से हम लोग क्या करते हैं? सैनिक क्वार्टर में भेजते हैं। वहां पर वो इससे देख करके जो है निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या कोई घुसपैठ तो नहीं हो रहा है। ये सभी चीजें जानने योग्य बातें यहाँ पर दिया हुआ है। पृथ्वी का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह जो है स्पुतनिक 1 था, जो सोवियत संघ, जो वर्तमान में भी रूस है, के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। समझ रहे? कृत्रिम उपग्रह। आइए अब इसके अभ्यास को देखते हैं। क्या प्रश्न है और क्या इसके आंसर होंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभ्यास में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। फर्स्ट है, इसमें है क्षुद्र ग्रह, खाली स्थान एवं खाली स्थान ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। मैंने बताया है क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाया जाता है। आइए हम देखते हैं। क्षुद्र ग्रह देखिए, ये मेरा सूर्य है। सूर्य से लेकर देखिए मंगल तक कहीं क्षुद्र ग्रह आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मंगल देखिए, मंगल यहाँ पे ग्रह है और एक बृहस्पति है। इस दोनों के कक्षाओं के बीच में क्या है? देखिए क्षुद्र ग्रह है। यहाँ क्षुद्र ग्रह की पट्टी चारों तरफ होती है। तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। आइए इसके डिफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या है? तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब है आगे, ये आकार में ग्रहों से छोटे एवं उल्का पिंड से बड़े होते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर मिल गया। क्षुद्र ग्रह जो है वह मंगल और बृहस्पति के, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य से
सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? मैंने बताया हुआ पहले, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह जो है, या ये फिगर से देखते हैं, इससे क्या हुआ कि आपके माइंड में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्लिक हो जाएगा। देखिए, सूर्य यहाँ पर है मेरा, सूर्य से सबसे नजदीक में देखिए ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। दिख रहा है आपको? बृहस्पति है, सॉरी बृहस्पति नहीं, बुध है, यानी मरकरी है। तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर आपको दिखेगा नेपच्यून। सबसे दूर का ग्रह जो है नेपच्यून है। इसका हमने पढ़ा हुआ है, देखिए दूरी के अनुसार से सबसे नजदीक में बुध है और सबसे दूर में कौन सा है? नेपच्यून ग्रह है। और अगर आकार में बात करें तो आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। ठीक, आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अभी मैंने बताया सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और हमने बृहस्पति के बारे में यह भी पढ़ा है कि इसको हम बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा और भी हम जानते हैं कि बृहस्पति जो है सो गैस से बने हुए हैं। आइए इसकी डिफिनेशन को फिर से एक बार क्लिक करवाते हैं। देखिए बृहस्पति, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह 5वां ग्रह है। ठीक है, और यह ग्रह किससे बना हुआ है? तो यह गैस से बना हुआ है। और इस ग्रह को हम किस में रखते हैं? बाह्य ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्रुव तारा से हमें दिशा का पता चलता है। तो कौन सा दिशा का पता चलता है? नॉर्थ दिशा का हम लोग को पता चलता है। किससे? ध्रुव तारा से। यहाँ पर आपने फिगर से समझा था ध्रुव तारा के बारे में। आइए देखते हैं फिर से। देखिए ध्रुव तारा, ध्रुव तारा से हमें क्या पता चला था? सप्त ऋषि के सामने हम देख करके क्या पता लगाते थे? ध्रुव तारा को देखते थे और उत्तर दिशा का हम लोग पता लगाते थे। किससे? ध्रुव तारा से। देखिए यहाँ पर है, प्राचीन काल में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्रुव तारा से हम उत्तर दिशा का पता लगाते थे। क्वेश्चन नंबर आगे है। अब क्वेश्चन है सेकेंड, देखिए सही उत्तर को चिन्हित करके लिखें। क्या सही उत्तर है उसको चिन्हित करके लिखना है। तो आइए लिखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? अगर यहाँ पे सन है, अगर यहाँ पर आपका सन है तो इससे तीसरा नजदीक ग्रह कौन सा? आइए लगा पता करते हैं। देखिए सूर्य के सबसे फर्स्ट जो है कौन सा ग्रह है? बुध है। सेकेंड में कौन सा ग्रह है? तो है शुक्र। और थर्ड में कौन सा ग्रह है? तो थर्ड में है पृथ्वी। तो सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। और चौथा कौन सा आ जाएगा मेरा? तो आ जाएगा मंगल। और पांचवा जो आ जाएगा सबसे बड़ा विशाल कौन सा है? बृहस्पति आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं। फर्स्ट में ये आएगा बुध, सेकंड में मेरा शुक्र, थर्ड में पृथ्वी और फोर्थ में मेरा कौन सा आ जाएगा? मंगल आ जाएगा। ठीक है, अगला है, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी में पर प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है। इसको हम लोगों ने अप्रोक्स माना है कि 8 मिनट का समय लगता है, लेकिन 8 मिनट 10 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए कि बताओ मून से लाइट रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर कितने देर में आते हैं? तो 1.3 सेकेंड में आता है। ठीक है, अगला है, देखिए पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? हम लोग जानते हैं गोलाकार है।
आप बोलेंगे कि नहीं ऊपर और नीचे चपटा जैसा है तो संतरे के जैसा है, या फिर सेब का आकार का है। तो पृथ्वी का आकार जो है भू-आब है। कैसा है? भू-आब है। हमने पढ़ा है। आइए इसको देखते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है। इस प्रश्न का आंसर यहीं पे आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप सही से टिक कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पृथ्वी का आकार देखिए, पृथ्वी का पूरा पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी। यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। कौन? सूर्य है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और यही कारण है इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? भू-आब आकार का है। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि पृथ्वी पर पानी अधिक है, महासागर अधिक है। 2/3 में जो है पानी है पृथ्वी पर। जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसलिए इसका नाम हम लोग क्या कर दिए? नीला ग्रह रख दिए। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ग्रह किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन है, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा आपका। मैंने पहले ही बताया है, मैं बता देता हूँ। ग्रह उसको बोलते हैं जिसके पास ना तो अपना प्रकाश होता है और ना ही अपनी ऊष्मा होती है, और वह किसी सूर्य या फिर तारे का चक्कर लगाते हो अपनी एक कक्षा में। उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रह बोलेंगे। ग्रह और तारा में क्या अंतर है? तो ग्रह के पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, लेकिन तारा के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ग्रह जो है वह तारा के ही ऊष्मा से प्रकाशित होता है और लाइट से प्रकाशित होता है। पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर लोग रह सकते हैं। यहाँ पर जीवन यापन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, पीने का लिए पानी है, यहाँ पर जीवित प्राणी लोग बसे हुए हैं। बाकी किसी जगह पर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जहां पर लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, सौरमंडल। उम्मीद है आप इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।